ईएसआईसी के आज के चिंतन शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मैं सबसे पहले सभी इस 2 दिन के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आए हुए सभी ईएसआईसी के पदाधिकारियों को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छे सुझाव के साथ एक फ्रूटफुल उपयोगी 2 दिन का हमारा सेशन हुआ। इस अवसर पर मेरे सहयोगी राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, हमारे विभाग के सचिव श्री सुनील बर्थवाल जी, ईएसआईसी के हमारे डीजी श्री मुकमित भाटिया जी, हमारे विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती विभा बल्ला जी, हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र लिंडा यादेन जी, हमारे डिपार्टमेंट के विशेष रूप से सचिव श्री आलोक चंद्रा जी, वो भी पूरे आपके शिविर की तैयारी में भी लगे हुए थे और उसके साथ साथ पूरे शिविर में जो एक सहभाग करना था पूरे तरीके से उन्होंने किया। हम लोगों ने 4 सेशन में अलग अलग विषयों को यहाँ पर एड्रेस किया, लेकिन एड्रेस करने के बाद मैंने ये कहा है कि कम से कम ईएसआईसी के काम में इफ़ेक्टिव तरीके से भाग लेने के लिए आप नियमित रूप से अपना संवाद रखिए और इसलिए एक ईमेल एड्रेस suggest suggest@esic.nic.in। तो सभी आरडी से और मेडिकल कमिश्नर से आग्रह रहेगा कि इस पर आपके सुझाव हमें आएंगे तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के इस चिंतन शिविर के अभी तक जो मेरे को लगा 12 पॉइंट्स मेरे को ऐसे लगते हैं कि जो बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेशन की योग्य है। हम लोगों ने ईएसआईसी के पहले के बोर्ड में भी डिसाइड किया था कि ईएसआईसी की जो सर्विसेज हैं ये देश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं 744 उस सब में लागू होनी चाहिए और हम सब लोगों ने तय भी किया है कि हम दिसंबर 22 तक देश के सभी जिलों में इसको लागू करेंगे। और जो इसके बेनिफिशरीज हैं, अब जो प्रेजेंट आईपीज हैं वो हमारे 3 करोड़ 80 लाख है, लगभग 12.5 करोड़ उनके डिपेंडेंट है, तो 12.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे आईपीज हैं। लेकिन अगर नया सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होगा तो निश्चित रूप से इनकी संख्या और 20% बढ़ेगी, इसलिए सभी बेनिफिशरीज तक ईएसआईसी जाए, इसके लिए हमारे को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अभी से काम करना होगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पिछली बोर्ड की मीटिंग में भी पास किया था और आप सब लोगों ने भी बड़े उत्साह के साथ अपने अच्छे सजेशन दिए हैं कि ईएसआईसी का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके साथ उसके लाभार्थियों को भी हम ईएसआईसी के अस्पतालों का लाभ देने की बात करेंगे, ताकि जो अंडर कैपेसिटी का विषय है उसको हम पूरा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों तक पहुँचे। और वास्तव में सोशल सिक्योरिटी कोड में भी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्कर आने वाला है वो इसी वर्ग का है, तो दोनों का एक तरीके से हमारा मिलान भी हो जाएगा। तीसरा जिसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, उसके लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने के बहुत अच्छे सुझाव आपके पास आए हैं। विशेष रूप से हमारे लेबर क्षेत्र में जो लेबर काम करते हैं, जिस इंडस्ट्री जिस फील्ड में वो काम करते हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो पर्टिकुलर क्लस्टर है उसमें जो ऑक्यूपेशनल डिसीजेज हैं उसके लिए हमारे काम करने के बहुत अच्छे सुझाव आपके माध्यम से निकल करके आए हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमको अपने जो हॉस्पिटल्स और जो डिस्पेंसरीज हैं उनके जो पैरामीटर्स हमने तय किए हैं, चाहे संख्या का पैरामीटर हो, चाहे हमारा रेडियस का पैरामीटर हो, ये हमारे बोर्ड की मीटिंग में भी आया। बोर्ड से परामर्श करके हम पैरामीटर्स के जो आपके सुझाव आए हैं उनको बोर्ड के साथ भी परामर्श करेंगे और हम एक नए पैरामीटर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इफ़ेक्टिव तरीके से ईएसआईसी पहुँचे। तो जो आपके सुझाव आए हैं उसको निश्चित रूप से हम आगे भी कार्य योजना में लेकर के आएंगे। 5वां जो विषय आपके सारी बातचीत में से निकल के आया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसको
अनुपालन मतलब उसकी पालना करते हुए ईएसआईसी के अस्पताल भी एक टाइम बाउंड मैनर में जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से इस बात पे जोर रहता है कि ये हमारी जो सरकार है ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, तो उसके अनुपालन करते हुए समयबद्ध तरीके से काम करने का विषय आया है। छठा विषय, इस देश में विकास समान रूप से हो, और हम ये जानते हैं कि खान मजदूर या छोटा एग्रीकल्चर में जो सोशल सिक्योरिटी कोड में जो बढ़ने वाला है, ऐसे मजदूर बहुत सारे हमारे आकांक्षी जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर हैं, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक ईएसआईसी की मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज किस प्रकार से पहुँचें, इस पर निश्चित रूप से हम लोग स्टडी भी करेंगे, बोर्ड से भी बात करेंगे और इस विषय को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। जिन हॉस्पिटल्स की जो 7वां विषय निकल के आया कि जो अंडर कैपेसिटी हैं, वहाँ जहाँ पर जैसे अलवर का भी उदाहरण आया, बाकी गुलबर्गा का भी उदाहरण आया, हम ज़्यादा कैपेसिटी को बिल्डिंग करने के लिए हम किस प्रकार से काम करेंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे सजेशंस आए हैं। उन सजेशंस पे हमने विचार भी किया है और एक कार्य योजना भी हम तय करेंगे, ताकि हमारा कोई भी, हम बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं पर जहाँ ऑलरेडी बेड्स हैं वो अंडर कैपेसिटी में ना रह जाए, उनका जो पूरा यूटिलाइजेशन है उसको करने का काम करेंगे। 8वां एक जो बहुत अच्छा पॉइंट इसमें निकल करके आया है कि मेडिकल सीटों के विस्तार के लिए हमारे हॉस्पिटल्स की क्षमता का एक अच्छे तरीके से प्रयोग हो। तो अभी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हम किस प्रकार से सुविधा दे सके, डीएनबी की, नर्सिंग की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी है, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ एक विषय रह गया, लेकिन बीच में हम लोगों ने करा था कि पैरामेडिकल में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। अभी जब हमने आयुष्मान योजना, ये ई-श्रम योजना करी थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल से हमारी बात हुई थी, तो लगभग 25-30 ऐसे क्षेत्र निकले जिनका कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ी संख्या बढ़ती है। जैसे कोविड के समय बुजुर्गों को संभालने के लिए हेल्थ केयर वाले जो लोग हैं, अब सब नर्सिंग स्टाफ नहीं होते हैं। जैसे आजकल तो घर में आपका डायबिटीज़ चेक करने के लिए तो सबके पास ये नहीं रहता, या उसमें जो असिस्टेंट देने वाले लोग हैं, तो ऐसे 23 कैटेगरी के लोगों ने ई-श्रम पे रजिस्ट्रेशन कराया। हमने उस समय ये कहा भी, और हमारी बात भी हमारे स्किल मिनिस्ट्री से चल रही है कि ऐसे लोगों को हम ईएसआईसी के अस्पताल में 4 महीने 6 महीने की अप्रेंटिसशिप देके एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि इन्होंने 6 महीने तक ड्रेसिंग का काम किया है। तो ड्रेसिंग ऐसा इम्पोर्टेंट काम है जो हम कई बार घर में बुजुर्ग वगैरह होते हैं तो कोई ड्रेसिंग करने आ जाए, तो इस तरह का कोई हम स्किल ट्रेनिंग का काम कर सकते हैं। ऐसे छोटे वाले जो 23 है, मेरे को लगता है डीजी साहब उसको सर्कुलेट भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि उसके बारे में भी आइडिया आए तो अच्छा रहे। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग जो 9th पॉइंट है कि कैपेसिटी बिल्डिंग को हमें 3 स्तर पे डेवलप करना चाहिए, इंडिविजुअल स्तर पे, टीम के स्तर पर और इंस्टीट्यूशन के स्तर पर। तीनों स्तर पर ही कैपेसिटी बिल्डिंग जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन कर्मयोगी का जो हमारा आह्वान रहता है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग को हमें करना है। भारत सरकार का आईगॉट्स करके भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग का ऐप है, हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी है, और मुझे इस बात को भी बताते हुए यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा कि इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से, नीति आयोग से, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से, एम्स से जो एक्सपर्ट्स के नाते भी आए, लेकिन सबका पार्टिसिपेशन रहा। तो ये केवल ईएसआईसी का कोई लेबर डिपार्टमेंट का अकेला प्रोग्राम नहीं हुआ, ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जिसको कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय का इस काम में बड़ा काम है, तो हम उनको कैसे उनका एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। तो हर सेशन में हमने जो एक्सपर्ट्स बुलाए, और नीति आयोग एक थिंक टैंक है भारत सरकार का, उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एक कैपेसिटी बढ़ाने का है, तो सब लोगों का एक सहयोग इस चिंतन सत्र में रहा। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग को भी तीनों स्तर पर, इंडिविजुअल स्तर पर, टीम के स्तर पर और इंस्टीट्यूशन के स्तर पर करने का जो आप लोगों ने सुझाव दिए हैं वो अच्छे दिए हैं। 10th पॉइंट जो है कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय स्तर के भी पदाधिकारियों की भागीदारी हो सके, और इसलिए अभी तक जो मेडिकल कमिश्नर थे, हमारे 5 मेडिकल कमिश्नर थे, सब दिल्ली में रहते थे। अब 5 से हमने उसको बोर्ड ने पास करके 9 कर दिए हैं, और हमारे आरडीज 24 हैं।
तो मेरा ये कहना है कि हर 6 आरडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक मेडिकल कमिश्नर रीजनल स्तर पर ही बैठेगा, तो ज़्यादा यहाँ ना आना पड़े, डिसीजन तेज से और फास्ट हो, और जिनका दिल्ली में अच्छा उपयोग है वो जा कर के दूसरे भाग में भी सेवा करेंगे, तो उनका भी एक अनुभव आएगा, और जो दूसरे लोग हैं वो दिल्ली में आकर के करेंगे। तो ये एक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखना, ग्राउंड को देखना, हेडक्वार्टर को देखना, एक जो लाइव सपोर्ट रहता है उसको करने का काम हम लोग करेंगे। और सबसे जो बड़ा विषय है कि हम लोगों की जो ESIC का जो 11th पॉइंट जो बड़ा अच्छा है मेरे को लगता है कि हमारे जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका एक डिज़ाइन होना चाहिए, और उनको हमने एक टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना चाहिए। हमने देखा है कि अभी एक डैशबोर्ड हम लोगों ने बनाया, और डैशबोर्ड बनाने के बाद टाइम बाउंड तरीके से अगर ये काम हमारा होगा तो हम इसको पूरा कर सकेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि अभी आने वाली हमारी 25 और 26 अक्टूबर को तिरुपति में देश के सभी हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं और लेबर सेक्रेटरीज हैं सभी राज्य सरकारों के, उनका एक 2 दिन का ऐसा ही वर्कशॉप हमारा होने वाला है, और हम ई श्रम को लेकर के, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, ESIC के भी स्वास्थ्य समृद्धि को लेकर के बातचीत करने वाले हैं, ताकि राज्य सरकारों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, विशेष रूप से यहाँ जो ESIC से जो कॉरपोरेशन और हॉस्पिटल का विषय आया है, तो हम लेबर मिनिस्टर्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, ताकि वो आपके राज्य में भी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से, कई बार अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए वो चीज़ें ध्यान में नहीं आती। तो हम इसको एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से 2 दिन के लिए, अभी हम 25 और 26 को लेबर मिनिस्टर्स के साथ बैठने वाले हैं, लेबर सेक्रेटरीज के साथ बैठने वाले हैं। 2 दिन का हमारा ये पूरा कार्यक्रम पूरे तरीके से चलेगा, और उसके बाद हम प्रोविडेंट फंड के भी कमिश्नर्स के साथ बैठने वाले हैं, और हमारे जो CLC हैं लेबर वेलफेयर ऑफिसर, उनके साथ भी हम बैठने वाले हैं। ESIC के बोर्ड की मीटिंग भी हमारी इसके बाद होगी, तब तक हमारी सब लोगों से बातचीत विषय रहेगा। लेकिन जिस अच्छे उत्साह के साथ मैंने आप लोगों को देखा है, जो आपने क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन आप लोगों का जो रहा है, जो पॉजिटिव स्पिरिट और सोच आपकी रही है, और जो पूरा एक डेडिकेशन आप लोगों ने पूरे टाइम बैठ करके इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया है, इस चिंतन शिविर को सफल बनाया है, मैं आपको अपनी तरफ से और विभाग की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये कंट्रीब्यूशन, ये पॉजिटिविटी, ये आपका एनर्जी लेवल और ये आपका डेडिकेशन फील्ड में भी बना रहे, और आपके अच्छे सुझाव और पॉलिसी मेकिंग से हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव से अमृत काल का जो उन्होंने एक नारा दिया है, और पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने 2 विषयों को बहुत बड़ा केंद्रित किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और गरीब का स्वास्थ्य से बढ़कर के, उसके स्वास्थ्य की सेवा से बढ़कर के और कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। आप लोग एक अच्छे मिशन के लिए काम कर रहे हैं, इसमें ESIC और अच्छे बेहतर तरीके से, एक अच्छे टीम वर्क के रूप में, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक डेडिकेटेड तरीके से, एक अच्छे उद्देश्य को लेकर अपने काम में सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।